नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज निगम के सभागार में बैठे हैं और मेरे साथ 5 बार के पार्षद वसी चंद मिश्रा जी हैं। हम यहाँ पे इसलिए बैठे क्योंकि आज मेयर नीरज पाल ने अपना इस कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। 700 करोड़ का बजट है। पिछली बार 500 करोड़ का बजट था, इस बार 700 करोड़ 200 करोड़ रुपये बजट बढ़ चुके हैं पिछली बार से। तो बजट पे एनालिसिस बनता था कि क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं बजट में, क्या क्या घोषणाएँ हुई हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं शहर विकास को लेकर मेयर नीरज पाल की ओर से, तो डिस्कस करेंगे। वसीम जी, पहले तो ये बताइए कि आज की बजट बैठक में एकदम सार में बता दीजिए क्या कुछ हुआ। बजट बैठक में आज की नीरज पाल के माध्यम से बजट प्रस्तुत किया गया। उनका ये पहला बजट था। बजट में जिस तरीके से आंकड़ों को बताया गया है, आंकड़ों को अगर बजट के परीक्षण के बाद देखा जाएगा तो वास्तविक स्थिति नगर निगम की क्या है, इस पे विचार करना बहुत आवश्यक होगा। तो नगर निगम में वास्तविक स्थिति को लेकर अगर हम विचार करते हैं तो नगर निगम में अभी जो लंबित देयक है उसका अगर अपन उल्लेख करते हैं कि कितना है, तो लगभग 65 करोड़ रुपए अभी नगर निगम को लंबित देयक के रूप में कर्ज है, निगम का कर्ज है, देयक है, लोगों को देना है। जैसे बिजली बिल नगर निगम का 48 करोड़ रुपए का बिजली बिल का बकाया है। तो बिजली बिल के मामले में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि शासन ने लगभग 14 करोड़ रुपए दिया, तो आज हमारा बिजली बिल 48 करोड़ का शेष रह गया। कितने सालों से नहीं पटा पाया? लगभग 3 साल हो गया है नगर निगम बिजली बिल अपना नहीं पटा पा रहा है। और बिजली बिल अमाउंट है पेंडिंग में, सबसे बड़ा अमाउंट है पेंडिंग में। बिजली बिल के साथ साथ ठेकेदारों का लंबित देनदारी भी है। जो ठेकेदार ने काम कर दिया है उसके एवज में उसको पैसा मिलना था, वो भी नगर निगम, ये लगभग 14.37 लाख है। और इसके विरुद्ध नगर निगम में जो कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसके जो वेतन का, EPF का, ESIC का, GPF का, CPF का, ये पैसा भी हम देने की स्थिति में नगर निगम में पैसा नहीं उपलब्ध होने के कारण लगभग 2 साल से 250 कर्मचारी ऐसे हैं जिसका GPF और उस पैसे को भी हम दे पाने की स्थिति में नहीं है। तो ये बड़ी लाइबिलिटीज़ है निगम की, क्योंकि बजट जो होता है सब प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज़ पे रहता है, तो ये बड़ी लाइबिलिटीज़ है जिस पे वो करना है उनको। जी, जैसा कि अब वास्तविक स्थिति पे हम चर्चा करें तो शासन से जो हमको पैसा मिलता है जिसके माध्यम से हम नगर का विकास कर पाते हैं, क्योंकि नगर निगम में पैसा उपलब्ध है नहीं तो नगर निगम अपने पैसे से तो विकास कर नहीं पाएगा। तो शासन के मामले में अगर इस वित्तीय वर्ष में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसमें अगर बात करें तो हमारे पास शासन के मद में जनवरी की स्थिति में 17,267 लाख रुपए उपलब्ध है। 172 करोड़ 67 लाख 60,000 रुपये। लाख में अगर लेंगे तो 17,267 लाख रुपए, 17,267 लाख रुपए। और निगम मद की स्थिति में अगर लेंगे तो 18,777 लाख रुपए, मतलब 18,777 लाख। हाँ, 18 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 18,777 रुपया उपलब्ध है। और ये जो यही आंकड़ा एक वास्तविक आंकड़ा है जिसके तहत आपको विकास के काम को करना है। रही बात 700 करोड़ रुपए का अनुमान करना कि हम 700 करोड़ रुपए की आय अर्जित करेंगे और उसके विरुद्ध हमारे को हम 700 करोड़ रुपए के माध्यम से लोगों का विकास करेंगे, शहर का विकास करेंगे, तो वास्तविक में जाएंगे तो ऐसी स्थिति भिलाई नगर निगम के साथ नहीं है। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड मेरे पास, पिछले बार व्यय किए थे, मतलब प्रावधान किए थे 562 करोड़ 32 लाख का, इसमें सिर्फ मिले 270 करोड़ 18 लाख रुपए। ये आय का है, शायद मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ आय का है। मतलब हमने 562 करोड़ रुपए सोचा। इसका मतलब ये है कि आपने जो कल्पना की थी उसका आधे से भी कम आप लक्ष्य की पूर्ति आय के मामले में नहीं कर पाए। तो निश्चित तौर से आय के मामले में अगर आधे से कम लक्ष्य प्राप्त किया आपने तो आधे से कम लक्ष्य आपने व्यय के प्रति भी किया होगा। ये तो अनुमान है ना, और संशोधन जो है वास्तविकता है। तो संशोधन में आप देख रहे हो कि आधे से कम आय की स्थिति को, लक्ष्य को प्राप्त, 562 करोड़ रुपए आने का अनुमान था, आय सिर्फ 270 करोड़। वो भी आप लगातार प्रयास कर रहे हो तब ये स्थिति है। इसमें सबसे बड़ा अमाउंट है सरकार का। सरकार से इनका प्लान था कि 260 करोड़ 82 लाख 87 हज़ार रुपये आएंगे, लेकिन सरकार ने दिए 169 करोड़ 95 लाख 66 लाख रुपये, 66 हज़ार। सरकार ने दिए, ऐसा इसको इस रूप में देखिएगा, 10 करोड़ 100 करोड़ कम मिले इसमें, 10 करोड़
नगर निगमों को राज्य और केंद्र सरकार दोनों की योजनाओं का लाभ मिलता है। तो ये कम जो दिख रहा है उसके पीछे का कारण ये है कि अमृत मिशन जो हमारे यहाँ प्रस्तावित था वो लगभग अभी कंप्लीशन की ओर है। तो अमृत मिशन में पैसा नहीं आएगा चूँकि वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ कम बड़े अमाउंट है वो कम हुए होंगे। सीधे अपन प्रावधान पे आते हैं कि आज मेयर नीरज पाल ने क्या क्या कुछ प्रावधान किया। बहुत लंबा चौड़ा भाषण है उनका, बजट भाषण। उसमें एक वो भी है, क्या बोलना चाहिए इसको, शायरी भी है। बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होए। इसका मतलब आप बजट भाषण में सुने होंगे, क्या समझाएं? नहीं, नगर निगम के टैक्स को लेकर वो कह रहे थे कि टैक्स जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसका एहसास लोगों तक रहे, लेकिन उससे लोग परेशान मत हो। और इस कारण से इस बार कोई नया टैक्स या टैक्स में कोई बढ़ोतरी नगर निगम भिलाई नहीं करने जा रहा है। तो इस साल तो राहत है टैक्स को लेकर लोगों को? नहीं, राहत नहीं है। नगर निगम का टैक्स को लेकर जो प्रयास है उसके बारे में आपको जानकारी है अथवा नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। नगर निगम भिलाई में नगर निगम को भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से संपत्ति कर की एक बड़ी राशि मिलती थी। वो विगत 2 सालों से संपत्ति कर की एक बड़ी राशि भिलाई नगर निगम को नहीं मिल रही है। उसका कारण ये है कि हमारे द्वारा जो मांग किया गया था टैक्स को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से, उस मांग पत्र के विरुद्ध भिलाई इस्पात संयंत्र माननीय उच्च न्यायालय चला गया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस मांग पत्र को स्टेटस को किया हुआ है, स्थगन दिया हुआ है। तो 2 साल से भिलाई नगर निगम को भिलाई इस्पात से संयंत्र से संबंधित कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। 500 करोड़ हो गया शायद अब तक तो। हाँ, तो 500 करोड़ मिलेंगे बीएसपी से। हाँ, मांग उसी तरीके का था, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी हमको। तो बात होगी टैक्स की। अब आते हैं मेयर की। टैक्स में एक और चीज़ आपको जानकारी, भिलाई नगर निगम का जो मतदाता है, भिलाई नगर निगम का जो नागरिक है, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरा का पूरा प्रदेश संपत्ति कर के मामले में आधा संपत्ति कर देकर उसका लाभ उठा रहा है। भिलाई नगर निगम में राज्य की सरकार बनने के बाद संपत्ति कर आधा किया गया। उसके 1 साल बाद संपत्ति कर को आधा करने के बाद भिलाई नगर निगम की जनता पर 22% अतिरिक्त संपत्ति कर का बोझ वर्ष 2019-20 में लगाया शायद ना? हाँ, वर्ष 2019-20 में 22% फिर से बढ़ा दिया। 50% कम कर दिए थे, फिर बढ़ा दिए। और ये इकलौता निगम है जिसने बढ़ाया था। अकेला पूरे नगर निगम में, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई नगर निगम संपत्ति कर आधे का जो राज्य सरकार की घोषणा उसका लाभ लेते हुए फिर उसको बंद करके भिलाई नगर निगम के लोगों पे 22% अतिरिक्त संपत्ति कर का बोझ हुआ है। टाउनशिप वालों को इसका लाभ मिलता ही नहीं अभी तक 50%। नहीं, टाउनशिप का संपत्ति कर तो बीएसपी पटाता है। टाउनशिप का संपत्ति कर अलग से लोग पटाएंगे, इसको लेकर भी कार्रवाई हुई, लेकिन उस पर भी कोई अभी तक कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती कि माननीय उच्च न्यायालय से उसको रोक लगी हुई है माननीय उच्च न्यायालय से। तो आप सीधे प्रावधान पे आते हैं। आज बजट भाषण में लिखा हुआ है कि 169.75 करोड़ एकड़ ज़मीन जो है नगर पालिक निगम को 22 जनवरी 2022 को हस्तांतरित कर दी गई है, जो भिलाई निगम के लिए ऐतिहासिक कदम है। इसके बारे में अब ये सब ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि ये इतिहास का विषय था। राजस्व रिकॉर्ड में 1920 एकड़ और 250 एकड़ ज़मीन जो विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा हस्तांतरित की गई थी, वो राजस्व रिकॉर्ड में उसका रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया गया था। बीएसपी मालिक था उसका, जमीन मालिक। उसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी भी बीएसपी मालिक टाइटल के रूप में देखने को मिलता था। उस राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया गया, कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं किया गया। बड़ा नहीं है। नहीं, राजस्व रिकॉर्ड वो तो हमारे 1990 से। दूसरा इसमें एक और चीज़ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वर्षों से लंबित मांग के अनुरूप हुडको की रजिस्ट्री और छावनी में सीएसआईडीसी की भूमि में पट्टा प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, मतलब ऑन प्रोसेस है। हाँ, हुडको की रजिस्ट्री होगी, लेकिन उसमें भी आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, हुडको की रजिस्ट्री उन्हीं लोगों की होगी जो फर्स्ट पार्टी हैं। फर्स्ट पार्टी मतलब जिसको 1150 लोग की रजिस्ट्री पहले हो चुकी है। कुछ लोगों की रजिस्ट्री छूटी हुई थी, उसमें भी बहुत कम लोग हैं, 100-125 लोग, उन्हीं की रजिस्ट्री हो पाएगी। बचे हुए 700 लोग जो सेकंड पार्टी हैं, जो बीएसपी के द्वारा आवंटित मकान में नहीं रह रहे हैं, उनने मकान के आवंटन का अधिकार जिसके साथ था उससे खरीदा है, उसको लेकर कोई रजिस्ट्री की बात अभी नहीं हुई है। भिलाई को कमर्शियल हब बनाने की बात कही गई है कि पंडित नेहरू का भी जिक्र है इसमें कि इन्होंने आया और बीएसपी को विकसित किया, और अब हम पुरानी जो दुनिया है, दुनिया में मिसाल है भिलाई के, उसको
कॉमर्शियल हब बनाने की तैयारी बात कही गई है। उसके पीछे महापौर जी जब भाषण दे रहे थे तो हम लोग समझ पा रहे थे भाषण, तो उनका भाषण ऐसा था कि आकाशगंगा से लेकर ये जो हमारा कार्यालय है यहाँ तक से हम इसको विकसित करेंगे और हमारे कार्यालय को वो रेलवे स्टेशन के सामने नवीन कार्यालय के रूप में प्रस्तावित करते हैं। मैं आपको कमर्शियल हब बनाने को लेकर, आपका दृष्टिकोण कमर्शियल हब को लेकर बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। भिलाई नगर निगम में जितनी योजनाओं से संबंधित आवास, आवास से व्यवसाय या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, सारे के सारे मामले अभी प्रकरण जो है रिन्यूअल के प्रकरण के रूप में उनका 30 साल से जो 30 साल का लीज है उसका नवीनीकरण होना है। 2 साल हो गया आकाशगंगा का नवीनीकरण की अवधि को पूर्ण किए और अभी तक भिलाई नगर निगम में 2 साल में एक भी आकाशगंगा के प्रकरण का नवीनीकरण नहीं हुआ है। लगभग सभी योजना जो है वो उसकी अवधि नवीनीकरण के लिए हो गई है। उसमें से आप देखेंगे तो लगभग हजारों प्रकरण नवीनीकरण के लंबित हैं, लेकिन आप नवीनीकरण का प्रकरण यहाँ पे नहीं कर रहे हो, तो कमर्शियल हब कब बनाओगे? जो कमर्शियल हब है उसको तो नियमित करो पहले, बिल्कुल उसको पकड़ के रखे रहे, उसको करके। हेल्पलाइन सेवा की बात कही गई है कि सफाई, प्रकाश व्यवस्था संबंधित अन्य शिकायतों के लिए एक फीडबैक मैनेजिंग मैकेनिज्म सिस्टम तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, हेल्पलाइन बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हेल्प करना पड़ेगा ना, एग्जीक्यूशन भी करना पड़ेगा। हेल्पलाइन बना के एक बूथ को वहाँ बैठा दोगे और बूथ के पास कोई संसाधन रहेगा नहीं तो क्या हेल्प करेगा, किसका हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा? अब हेल्पलाइन बनाने की बात कर रहे हो, स्पर्श होना चाहिए, शहर के साथ संपर्क होना चाहिए। भिलाई नगर निगम में रिसाली नगर निगम को अगर मिला लिया जाएगा तो 3 मात्र शव वाहन है। भिलाई नगर निगम में प्रत्येक दिन भिलाई के नगर निगम के हिस्से से रिसाली को अगर मिला लें, भिलाई 3 जामुल को अगर मिला लें, कुमारी को अगर मिला लें, दुर्ग को अगर मिला लें, प्रत्येक दिन लगभग 100 पेशेंट रायपुर रेफ़र किए जाते हैं इलाज के लिए। और दुर्भाग्य इस ज़िले में एक वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस नहीं है। तो हेल्प करने का मुख्यमंत्री वीवीआईपी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन वो हेल्पलाइन बना लेने से नहीं होगा, हेल्प करना पड़ेगा आपको उठकर हेल्प करना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा, किस चीज़ की हेल्प की दरकार है इसको समझना पड़ेगा। अगला डिपार्टमेंट है स्वच्छता को लेकर बातें कही गई है कि हम नंबर 1 होंगे, 3 स्टार रेटिंग की उपाधि हमारे पास है, 11वां स्थान भी हमने प्राप्त किया देश में, और वो सब बातें कही गई। ये क्या है? स्वच्छता के मामले में बहुत स्पष्ट है। तो अपना सफाई का बजट भी बढ़ा है ना लगातार। बजट हम 16 करोड़ रुपए पिछले कार्यकाल में देवेंद्र यादव ने 16 करोड़ रुपए से सफाई की व्यवस्था करेंगे करके उसके साथ बजट में प्रावधान किया था। आज वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो सफाई में लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और रिसाली का एक साल का बजट है। हाँ, साल का 40। भिलाई वालों को पता होना चाहिए कि एक साल में 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं सिर्फ सफाई पर। हाँ, 40 करोड़ रुपए खर्च करते हैं सफाई में, उसमें भिलाई टाउनशिप शामिल नहीं है और रिसाली जो शामिल था वो अब अलग हो चुके हैं, 12 वार्ड अलग ही हुए हैं। नहीं, और टाउनशिप में हम पैसा नहीं खर्च करते, सफाई में हम पैसा खर्च नहीं करते। टाउनशिप की सफाई व्यवस्था बीएसपी के माध्यम से की जाती है। बच्चे कितने वार्ड? सिर्फ 37 वार्ड है जो पटरी पार के वार्ड है। जो इधर के वार्ड, हमको हर एक साल छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट में हतालन नियम के लागू नहीं करने के कारण हर एक साल माफ़ी मांगना पड़ता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को 2003 से हमको लागू करना है। भिलाई नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या प्रयास है? आपने SRRM सेंटर ग्राउंड अब दिखता कहाँ है? नहीं, आपने SRRM सेंटर बना दिया है। SRRM सेंटर में आप पृथक्कीकरण करते हो कचड़े का, लेकिन उससे बनाते क्या हो? और जो खाद बेच रहे ना, नहीं खाद बेच रहे, खाद जो बेचा जा रहा है वो खाद कितने का बेच पा रहे हो और कितना उसको बेच पाने में उसको अलग करने में लग रहा है। बोलते हैं कि दबाव बनाया जा रहा है, खाद खरीदो, वहाँ से खाद खरीदो करने को। नहीं, आप पहले इस बात को समझिए ना, उसको अलग करने में और खाद बनाने में कितना पैसा लग रहा है और बेच कितने में रहे हो आप। इस बार उसके लिए 2 करोड़ का फिर से प्रावधान है। विध्वंस वशिष्ट जो मतलब रिसाइकिल करने के लिए एक यूनिट तैयार करना है। परिवहन आप 2 करोड़ की प्रावधान की बात कर रहे हो, पॉल्यूशन को लेकर, रिसाइकलिंग को लेकर और उचित प्रबंधन नहीं करने को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल ने 2 करोड़ 68 लाख रुपए तो इनको दंड किया हुआ है। और यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख रुपए से एक मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करने की बात कही गई है भिलाई में, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करे, उसकी मॉनिटरिंग करे। पोल्यूशन या पानी का पोल्यूशन या अन्य पोल्यूशन, जितने पोल्यूशन को लेकर पर्यावरण मंडल ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए का तो आप पे अर्थदंड किया हुआ है। उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी मान्यता दी है, फिक्स किया है आपके ऊपर। साथ साथ में आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने की बात, वो ऐड नहीं है शायद इस बजट में। नहीं, वो ऐड नहीं है इस बजट में। आपके खिलाफ, आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन आपके खिलाफ करने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों बोल रहा है?
इसलिए 2.5 करोड़ पर खर्च करने का प्रावधान है। अच्छा, अपन दूसरी बताते हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नगर निगम भिलाई अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वृक्षारोपण जितने बार फोटो खिंचाने के लिए किया जाता है, उन वृक्षों के रोपण का हिसाब किताब अगर निकालोगे तो 0.01% वृक्ष भी आज तक संरक्षित। भिलाई नगर स्टेशन के सामने हर साल प्लांटेशन होता है। साल अभी तक तो साल वहाँ जंगल बन जाता है। हर एक साल पूरे भिलाई नगर निगम में प्लांटेशन होता है, लेकिन उस प्लांटेशन का रिजल्ट आप जाके देखोगे तो 0% रिजल्ट आएगा। इसमें इस बार नगर निगम में बताया जा रहा है कि वो वाटर स्प्रे मशीन और रोड स्वीपिंग मशीन खरीदेगा। हाँ, 2 करोड़ का प्रावधान इसके लिए। एक बार और हम लोग रोड स्वीपिंग मशीन खरीद चुके हैं। सफेद हाथी जैसा साबित हुआ। वो नगर निगम के कार्यालय के बाहर भी रोड को साफ नहीं कर पाया। वो उसको फिर से खरीदने वाले हैं। उसको फिर से खरीद लिए हैं और जितने में खरीदे हैं और कितने में मिलता है उसमें अंतर अगर समझ लेंगे ना, तो लगभग उस रोड स्वीपिंग के मामले में, उस 5 करोड़ रुपए के बंदरबाट के मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि उस भ्रष्टाचार का उल्लेख आलेख होता तो महापौर जी को इसको पढ़ने में शर्म आती। ठीक है। ऑक्सीजन निर्माण कार्य किया जाएगा, 2 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किए हैं। ऑक्सीजन ग्रीन में भी पौधा वौधा लगाएंगे। ऑक्सीजन बहुत अच्छी बात है, सोचना समझना कल्पना करना बहुत अच्छी बात है। महापौर चूँकि 20 साल से इस नगर निगम में, लगभग 15 साल महापौर भी पार्षद रहे हैं, है ना। और ऑक्सीजन बनाने को लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र का प्रयास और ऑक्सीजन बनाने को लेकर नगर निगम का प्रयास, दोनों में बहुत अंतर है। बीएसपी तो सक्सेस रहती है। बीएसपी सक्सेस रहती है क्योंकि वो योजना को क्रियान्वयन के लिए करती है। उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि सड़कों के मेंटेनेंस के लिए 1 करोड़ रुपए का, अच्छा एक नया चीज़ है, सड़क मरम्मत दस्ता बनाए हैं इस बार। 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं जो सड़कें गड्ढे हैं मेंटेनेंस उसको करने के लिए। भिलाई नगर निगम का टाउनशिप का हिस्सा अगर आप छोड़ देंगे तो नगर निगम भिलाई में जितनी आंतरिक सड़कें हैं विभिन्न वार्ड में, सारी आंतरिक सड़कों की स्थिति बहुत बुरी है। प्रियदर्शनी परिसर वाला भी बहुत खराब है वहाँ पे। प्रियदर्शनी परिसर ही नहीं, पूरे नगर निगम के आंतरिक सड़कों की स्थिति विभिन्न वार्ड में आप जाके देखेंगे तो हर एक वार्ड के आंतरिक सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। और पैचवर्क के लिए 1 करोड़ मात्र, महापौर जी को ये मालूम है, अगर मालूम होगा चूँकि पीडब्ल्यूडी के प्रभारी रहे हैं, लगातार नगर निगम में रहे हैं, 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 1 करोड़ रुपए लगता है। इसमें एक और चीज़ आऊँगा, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत डामरीकरण सड़कों का डामरीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है। विभिन्न मार्गों को चौड़ीकरण करने के सिर्फ 9 करोड़, बहुत कम बजट नहीं है। इस 9 और 5 करोड़ को जोड़ लेंगे तो आपका हो गया लगभग 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपए में नगर निगम में जो सड़कें की स्थिति, उसका पैचवर्क नहीं हो पाएगा। और किससे मांग रहे हो आप? 15वें वित्त आयोग से, केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार देगा तब आप सड़क बनाओगे ना। मतलब सड़कें नहीं बनेगी भिलाई में? बिल्कुल नहीं बनेगी। निगम कहाँ से बना पाएगा निगम? पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी तो हैं जो उन लोग बनाते हैं। नहीं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं हैं। तामदस्त साहू जी ने नगर निगम की सड़कों में पीडब्ल्यूडी का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर रिसाली नगर निगम में सड़कें बनवा दी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में राशि उपलब्ध है। हमको भी भिलाई नगर निगम की सड़कों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देके पीडब्ल्यूडी से बनवाना चाहिए, ताकि क्या है हम सड़क बनवा। 14 करोड़ में बन भी नहीं पाएगा, 70 वार्डों में सड़क बनानी है आपको। नहीं, आपको जितनी सड़क है इसका पूरा का पूरा एक मूल्यांकन करते हुए आपको सड़क कौन कौन सी खराब है और उसमें कितना पैसा लगेगा, एक मुश्त प्रस्ताव आपको पीडब्ल्यूडी को देना चाहिए, ताकि पीडब्ल्यूडी आपकी सड़क बनाए। एक और चीज़ है, पर्यावरण के अनुकूल सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ रुपए का व्यय है। ये पर्यावरण को देखते हुए क्या? सड़कों के किनारे जो है आप ऐसा विकास करोगे जिससे लोग हरियाली रहे, ऐसा इसको बोलने के पीछे ये कल्पना है। मेरा कहने का मतलब सड़क पहले बना लो ना, उसके बाद पर्यावरण और उसके बाद आभूषण उसको दोगे ना। पहले सड़क ही नहीं रहेगी तो आभूषण कहाँ से? सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कही गई, इसके लिए 135 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। मतलब ये सबसे बड़ा बजट होगा इस पूरे बजट में किसी चीज़ को। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर आपको पैसा जब मिलेगा तब आप करोगे ना। 135 करोड़ है। 135 करोड़ की मांग कर रहे हो आप, आपको मिला नहीं है। आप मांग कर रहे हो 135, आपके पास तो पैसा उपलब्ध नहीं है। शहर सरकार का कॉन्सेप्ट है ना कि 135 करोड़ इस पर खर्च करना है, योजना है। वो तो
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर ऊपर से आपको निर्देश है। लोन मिलता है ना जापान वगैरह उसे की स्कीम है। आप नहीं, ऊपर से आपको निर्देश है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, आपको सीवरेज ट्रीटमेंट बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन पैसा आप कहाँ है बताइए ना, पैसा आप कहाँ से लाओगे? ठीक है, तो होगी फीकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 1.5 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सारा जो व्यय है भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में, आपने बोला 10 वाटर ATM लगाएंगे जिसमें मुफ्त पानी। आ रहा हूँ मैं, उसमें आ रहा हूँ उसमें। तो आपको 10 वाटर, भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में 2 साल से पानी खराब आ रहा है। नगर निगम ने अपनी जांच में पाया है, जिला प्रशासन ने अपने जांच में पाया है कि उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया मिला है जो बैक्टीरिया जान माल के लिए हानिकारक है। 2 साल से लगातार पानी खराब आ रहा है। उस पानी को 10 वाटर ATM की बात आज इस बार कही गई है, तो टाउनशिप के लिए होगा ना ये? 10 वाटर ATM से होगा क्या? कितना पानी है 10 वाटर ATM? भिलाई नगर निगम में 77 MLD, 66 MLD, 2 MLD, 6 MLD, मतलब 4 प्लांट हैं, और 10 वाटर ATM में कितना MLD पानी वो दे देंगे? 10 सवाल है बजट पे। एक और चीज़, शिक्षा को लेकर बातें कहेगी, बहुत लंबी बातें हैं कि 3 स्थान पर इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित हो रहे हैं, बैडमिंटन कोर्ट निर्माण है हो रहा किया जा रहा है, अन्य शालाओं में इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित परिवर्तित प्रयास किया जाएगा। गोलमोल टाइप की बातें क्या इसमें? अब शिक्षा को लेकर आप नगर निगम में आपके पास पैसा कितना है जो आप शिक्षा में भी काम कर लेंगे? ऑडिटोरियम भी बन रहे बता रहे हैं। आपके पास ऑडिटोरियम बन रहा है, आपके पास नगर निगम में ऑडिटोरियम के उपयोग के लायक वातावरण है क्या? आप ऑडिटोरियम बना के दे रहे हो या बना रहे हो, तो आपको उपयोग के लायक वातावरण भी बना के देना पड़ेगा ना। ठीक है। ये जो शिक्षा, ये राज्य सरकार अगर ना रहे, तो राज्य सरकार स्कूल का संचालन नहीं करे, तो नगर निगम में एक स्कूल संचालित नहीं हो। हेल्थ को लेकर एक और बातें कही गई है कि हमारी माताओं बहनों के स्वास्थ्य की प्राथमिकता देखते हुए मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना जो आप लगाते हैं कैंप, उसकी बातें कही गई है। शहर की जनता को 5 जगह पर धन्वंतरी मेडिकल संचालित है, अन्य मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। ये सब राज्य सरकार के स्कीम है। इसका हम उपभोग नहीं, अब इसका हम उपभोग कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसकी तैयारी करना चाहिए। इसकी तैयारी करना चाहिए, लोगों को इसका लाभ देना चाहिए। जिस दिन ये दाई दीदी योजना के अंतर्गत टाउनशिप में पहले शुरू कराया, हाँ मैं चालू कराया, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। ठीक है। स्पोर्ट्स को लेकर प्रावधान किया गया है। सेक्टर 9, सेक्टर 5, सेक्टर 2, सेक्टर 1, हाउसिंग बोर्ड, श्री राम चौक, शहीद वीर नारायण, ऐसे 7 जगहों पर ग्राउंड तैयार किए गए हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा हो गया। खुर्सीपार में वृहद स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम का निर्माण जारी है। कोहका में एस्ट्रोटर्फ बैडमिंटन कोर्ट बनाए जाएंगे। ये जितने काम महापौर जी ने आलेख उल्लेख किया, ये पिछले कार्यकाल में ये काम सारे चालू होकर आज उसका उपयोग कर रहा है। सेक्टर 2 का स्टेडियम, खुर्सीपार स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम अच्छा बन रहा है। वो प्रस्तावित था, वो हुडको में बनना था, उसको स्थानांतरण किया गया है मात्र खुर्सीपार में। और कोका में एस्ट्रोटर्फ बैडमिंटन कोर्ट बिल्कुल बनना चाहिए, वो बनेगा वहाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। और उसको लेकर ये, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है कि शांति नगर मैदान, गुरु घासीदास नगर मैदान, केनाल रोड, गर्ल्स स्कूल के पीछे मैदान, सेक्टर 4, सेक्टर 6, सेक्टर 10, सेक्टर 7, हुडको, लाल मैदान को भी भव्य रूप से तैयार किया करने जा रहे हैं। राजीव वितान योजना के अंतर्गत क्लब स्थापना की जाएगी। जितने भी ग्राउंड को विकसित करने की बात कही जा रही है, और पूर्व में जितने भी स्टेडियम बनाए गए, ग्राउंड को विकसित किया गया, सारे के सारे मामले में राज्य सरकार द्वारा पैसा दिया गया, तब विकास किया गया। सब्जी मार्केट के व्यवस्थापन की बात कही गई है। सुपेला सब्जी मार्केट का व्यवस्थापन है, बड़े लंबे समय से मांग हो रही है। आज कमर्शियल हब बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। प्रियदर्शनी परिसर के पास नई व्यवस्थित एवं सर्व सुविधा युक्त होलसेल सब्जी मंडी तैयार की जाएगी। सब्जी मंडी को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, सब्जी मंडी बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। शहर के उस मार्केट के बीच में सब्जी मंडी है, जहाँ पे सब्जी मंडी होने के कारण लोगों को बहुत तकलीफ होता है। सब्जी मंडी का स्थानांतरण करके अगर विकास करना है तो आप लेकिन विकास के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? सब में तो हुई तो अब लेके आएंगे कहीं से। सब में आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर आश्रित हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, प्लानिंग तो करने दो, प्लानिंग तो अच्छी कम से कम इनकी। उसके बाद एक और चीज़ है, गार्डन और उद्यानिकी के लिए है। शहीद भगत सेक्टर 5 में जो है उसके लिए प्रांगण देशभक्ति के केंद्र निर्भर कर रही है, केंद्र बनाया जाएगा, वैचारिक केंद्र बनाया जाएगा बता रहे हैं। सेक्टर 5 गार्डन के साथ साथ जो 126 अधिक उद्यान जो है तैयार हो चुके हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए थीमेटिक पिंक टॉयलेट और पिंक गार्डन का निर्माण किया जाएगा। ये जितने गार्डन की बात महापौर जी कह रहे हैं, ये निर्मित गार्डन है। इस गार्डन का रखरखाव करने की स्थिति नहीं होने के कारण गार्डन उजड़ गया है। मेंटेनेंस के लिए कोई फंड नहीं किया इसमें। मैं महापौर जी के द्वारा किया गया विकास कार्य का दर्शन कराना चाहता हूँ। आपने लिखवाया था आई लव भिलाई,
सेक्टर 5 के चौक में है ना। और सिर्फ मेंटेनेंस नहीं होने के कारण सारा घास उतार दिया गया है। तो गार्डन बनाना महत्वपूर्ण नहीं, गार्डन का मेंटेनेंस महत्वपूर्ण है। और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण जितने 146 गार्डन की आप बात कर रहे हो, सारे गार्डन जो उजाड़ की स्थिति में है। एक सेक्टर 5 जिसको वैचारिक गार्डन बनाने की आप बात कर रहे हो, उसमें आपने 12 करोड़ रुपए अभी तक लगा दिया है। और 12 करोड़ का रीडिंग ओपन स्पेस वो भी बनने वाला ना सेंटर वहाँ पे, जो लास्ट बजट में पारित किया। अब लाइब्रेरी बनना है, उसमें 12 करोड़ रुपए आप लगाए हो, और 12 करोड़ रुपए के लगाने के बाद उसको मेंटेन कर रहे हो, करके वो गार्डन मेंटेन है। ठीक है। राज्य परिवर्तित योजना के अंतर्गत कहा गया है कि 2 छठ मैया शीतला तालाब, नेहरू नगर स्थित गुरु नानक देव तालाब, भेलवा तालाब, खुर्सी पर बापू नगर तालाब की तर्ज पर सभी 36 तालाबों का संरक्षण संवर्धन का काम किया जाएगा। इसके लिए लेकिन राशि मेंशन नहीं है। नहीं, राशि मतलब मेंशन, इसलिए राशि आपके पास है नहीं ना। सब राज्य परिवर्तित योजना के अंतर्गत आप मांगोगे, 36 में आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 8 मिलेगा। आप अपने आप से, कांग्रेस की सरकार है यहाँ भी, वहाँ भी तो मिल जाएगा, हो सकता है। नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी तो कांग्रेस की 3 साल से सरकार है यहाँ, तो मिल जाना था ना बहुत सारे पैसे। ठीक है। हाँ, 50% पैसे मिले ही नहीं है तो। अच्छा, एक चीज़ और है, युवाओं के लिए बात कही गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी घोषणा में कहा गया था कि व्यापम और पीएससी की परीक्षाएं फीस माफ़ की जाएगी। तो निगम ने दावा किया है कि हम जो है सेंटर खोलेंगे पीएससी फ्री में बच्चों को पढ़ाने की तैयारी के लिए। फ्री में आप निःशुल्क आप कोचिंग देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निःशुल्क कोचिंग देने के लिए राज्य सरकार प्रयास के माध्यम से बच्चों को पढ़ाती है, कोचिंग देकर उनको तैयार करती है। अभी ये एनडीए एग्जाम्पल है। अभी एनडीए में देवेंद्र कुमार साहू उसका एग्जाम्पल है कि निःशुल्क कोचिंग के से प्रभावित होकर एनडीए में नगर निगम जो करेगा, आप दावा कर रहे हो, नगर निगम का पैसा कहाँ है? तो राज्य सरकार तो कर ही रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के माध्यम से। राज्य सरकार तो कर ही रहा है ना, बस वही लेने के लिए ऐड कर लिया। राज्य सरकार तो एक चीज़ और लिखा गया है, श्री राम चौक, खुर्सी पार और गुरु नानक सरोवर शीतला तालाब को फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा। वाईफाई जोन की ये लोग बात करते हैं, फ्री बनाया जाएगा। नगर निगम के परमिशन के आधार पर टावर लगाए गए हैं। परमिशन पे ही आपको ये कर देना चाहिए कि जहाँ पे आपका टावर लगा हुआ है उसके आसपास आप फ्री वाईफाई देंगे, उसकी घोषणा कर देना चाहिए, तब नगर निगम आपको परमिशन देगा। तो कंपनियों को वो कर देना चाहिए, शर्तों के साथ परमिशन देना चाहिए कि इन काम तो सबसे पहले हो जाएगा। हर वार्ड में वाईफाई, हर वार्ड वाईफाई हो जाएगा, हर वार्ड में टावर है। मार्ग सौंदर्यीकरण की बात कही गई है। परदेसी चौक एवं कर्मा चौक से श्री राम चौक, नेहरू मुक्तिधाम तक नेहरू नगर गुरुद्वारा मार्ग किया जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि नगर निगम के देनदारी जितनी है उतना तो अभी उसका पैसा नहीं है। नगर निगम का बिजली का बिल राज्य सरकार पटा रहा है। नगर निगम में जीपीएफ का पैसा रिटायर्ड कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। लोग चक्कर काटते हर एक बुधवार को आके इकट्ठा होते हैं। कैमरे लगाए जाएंगे, बोल रहे सीसीटीवी कैमरे वगैरह कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में सब लगा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत। एक बार तो हो चुका है ना कि व्यापारियों की मदद से लगा है कैमरा। व्यापारियों की मदद से तो वाटर एटीएम भी खुला था शास्त्री हॉस्पिटल में, आज वहाँ वाटर एटीएम नहीं है। वेंडिंग जोन निर्माण की बात कही गई है। सभी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको नीचे उतरकर उसको एहसास करना पड़ेगा। एक नई चीज़ है फीट भिलाई मूवमेंट की बात है। इसमें प्रति माह फीट भिलाई मूवमेंट अंतर्गत खेल, मनोरंजन, जन जागरूकता आयोजन किए जाएंगे। ये तफरी है क्या? हाँ, उसी जैसा कुछ होगा, लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ महापौर जी से कि इसके लिए पैसे की उपलब्धता आपको सुनिश्चित हो गई है क्या? हम बजट की बात कर रहे हैं, वो पैसे तो उनका टेंशन, अभी पूछूंगा, उनसे सवाल करूँगा, मैं उनसे बात करूँगा। मैं एक और चीज़ है, इंदिरा पैलेस की बात कही गई है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी इंदिरा जी के नाम पर स्थापित भिलाई के हृदय स्थल पर जो कैनॉट प्लेस कहा जाता है, जो सिविक सेंटर की बात कर रहे हैं, नेहरू आर्ट गैलरी, ट्रैफिक पार्क, रथ पार्क को नया रूप देते हुए वर्तमान ट्रेंड अनुसार करने के लिए नागरिकों को सुविधाएं करते हुए स्मार्ट पार्किंग, टॉयलेट, रेस्ट एरिया, साथ ही टॉय ट्रेन, लैंडस्केपिंग, मिनी राइड और ज्वाइंट हिल और मोन्यूमेंट पार्क को लाइट एंड शो से तैयार किए जाएंगे। ये शायद ये प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है, उस पर काम भी चल रहा है ना, उस पर काम भी चल रहा है। और ये पूर्व का किया हुआ प्रस्ताव है, उस पर काम चल रहा है और वो अच्छी बात है। उस क्षेत्र को विकसित करने से वो सिविक सेंटर बनाया ही गया था, इसलिए कि वहाँ सभ्यता लोग समझे आके और सभ्यता से अपने आप को जोड़े। देखिए वहाँ पे होर्डिंग फ्री सिटी की बात कही गई, LED स्क्रीन लगाए जाएंगे बता रहे हैं। अब ये सब 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी।
जो था उसको तो उजाड़ दिया आपने। होर्डिंग से पैसा आता था वो तो आप बंद कर दिए, होर्डिंग से पैसा अभी आपको नहीं आ रहा है। तो ये ओवरऑल बजट हो गया कंप्लीट, बाकी तो आंकड़ों नहीं, ओवरऑल बजट नहीं हो गया कंप्लीट। बजट की जो पुस्तिका जिसमें आंकड़ों के साथ महापौर ने बताया है कि इतने के संशोधित 21-22 का वित्तीय वर्ष का बजट इतने करोड़ रुपए का है और अनुमानित इतने का है 22-23 का। उसमें मेरा जो बड़ा प्रश्न है कि आपको ये जो राज्य 2 करोड़ वाली बात, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड के द्वारा 2 करोड़ 68 लाख रुपए का जो फाइन है, एनजीटी ने 2 करोड़ 68 लाख की फाइन लगाया है, इसको ऐड नहीं किए, जिसको एनजीटी ने भी फिक्स किया है। साथ साथ में एनजीटी ने तो प्रोसिक्यूशन करने की बात कही है, उसको बिना उसके आलेख उल्लेख के आपका जो लेखा जोखा है वो कैसे विधि सम्मत हो जाएगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है जिसने ऐड नहीं किया उस मेंशन को, इस मद को? इसके लिए जिम्मेदार, जैसे नगर निगम में आप बजट प्रस्तुत कर रहे हो तो जो बजट में आपके पास आय के शीर्ष में या व्यय के शीर्ष में जो आपके पास लाइबिलिटीज़ खड़ी है उसके उल्लेख के साथ ही तो आप अनुमान करते हो ना। तो ये जो खड़ी लाइबिलिटीज़, ये लाइबिलिटीज़ है ना, ये तो मेरा कागज़ नहीं है, निगम का पैसा है। ये निगम को अर्थदंड हुआ है और निगम के कुप्रबंधन के कारण अर्थदंड हुआ है। उसके विरुद्ध आप अपील पे भी गए, अपील में भी आपको राहत नहीं मिली। साथ में अपील में आपको एक और कार्रवाई से जोड़ दिया गया कि पर्यावरण मंडल को कहा जा रहा है कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करे वो। तो इसके 2 करोड़ 68 लाख रुपए के आलेख उल्लेख के विरुद्ध आप जो बजट को प्रस्तुत किए हो, अगर इसके आलेख के साथ ये प्रस्तुत होता तो आपका आंकड़ा बदल जाता। तो आंकड़ा बदल जाता। 2.5 करोड़ रुपए कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो वो जिम्मेदार कार्रवाई होगी। सवाल 2.5 करोड़ रुपए बड़ा और ज़्यादा और कम का नहीं है, सरकार का पैसा है ना। इसमें 1 रुपए की गई चोरी भी चोरी है और 1 करोड़ रुपए की गई चोरी भी चोरी है। बजट जो पारित किए वो 1 रुपए का लगाया अर्थदंड भी हिसाब किताब में आएगा और 2 करोड़ 68 लाख रुपए का भी अर्थदंड। मेरा प्रश्न ये है कि अर्थदंड के लगने के बाद आपकी बजट पुस्तिका प्रभावित हो रही है। तो आंकड़ा प्रस्तुत जो किया गया वो गलत आंकड़ा हो गया और गलत आंकड़े को आपने स्वीकृति दे दी तो आपकी बजट गलत हो गया आपका। तो ओवरऑल बजट पेश हो चुका है, बजट पारित भी हो चुका है। ये पहली मतलब लंबे समय बाद हुआ कि कोई बजट जो है भिलाई निगम का फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो गया। इससे पहले आखिरी बार कब हुआ था कि एक ही सत्र में बजट कंप्लीट हो जाए? नहीं, इसके पहले जब महापौर देवेंद्र यादव ने बजट प्रस्तुत किया था विधायक बनने के बाद, तो उस बजट को विपक्ष ने बहिष्कार नहीं किया था, सर्वसम्मति से उसमें समर्थन कर दिया था और बजट कांग्रेस की सरकार है इसलिए स्वीकृत, हाँ, कि अभी आप काम करा लो, जो करोगे सब सही है करके आप लोग मान लिए थे। आपकी सरकार है तो आप सभी चीज़ को मान ली गई। तो उसके बाद ये आज ऐसी जो आज बजट पेश किया गया 2022-23 के लिए फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो गया। 700 करोड़ का बजट है, 200 करोड़ रुपये ज़्यादा है पिछले बार से। अब देखने वाली बात यह कि जिन वादों को किया गया है बजट में, जिन कामों को जिक्र किया गया है वो काम होते हैं कि नहीं, या फिर वैसे ही हवाई लेखेबाजी और कागज़ में रह जाएंगे। तो बजट कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, इसका जिक्र आप ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स पर। शुक्रिया।